जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 10 विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि पूरा सिलेबस पढ़ें। तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 है। अभी आप लोगों को पार्ट 2 बताऊंगा जिसमें आपको अति लघु उत्तरी, उसके बाद में दीर्घ उत्तरी बताऊंगा, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के जो यहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सॉरी, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोग 2023 में पेपर दोगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। और ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। और ये विज्ञान के हैं सारे, देखो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं और ये एनसीईआरटी पैटर्न का है। यहाँ पर एजीसीएल होती है कि यहाँ पर पीबी, और उसके बाद में यहाँ पर NO3 का होल्टवाइज की FeSO4 की यहाँ पर CaCO3। तो यहाँ पर जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है तो इसमें सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर FeSO4 क्या होती है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है और ये एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011, 13, 15, 14, 19 में पूछा गया था, या फिर इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। देखो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो H2S होता है इससे विलयन का पीएच मान होगा। तो यहाँ ये भी 2015, 16, 18, 20 और यहाँ पर 22 में भी पूछा गया था। उसके बाद में या फिर पूछा जा सकता है जो यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान का क्या होगा? ये 2013 में आया था। तो देखो इन सभी का उत्तर कितना होगा? 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। ये सभी क्या है? ये सभी अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ये देखो ये भी अम्लीय विलयन है और ये भी जो H2S है ये भी क्या है? ये भी अम्लीय विलयन है। तो अम्लीय विलयन का मान होता है, जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन का होता है तो 7 से अधिक होता है। जो उदासीनी पूछा जाए, उदासीन विलयन तो 7 होता है, और जो यहाँ पर जलीय विलयन मतलब यहाँ पर जो अम्लीय विलयन पूछा जाए तो 7 से कम, और जो यहाँ पर क्षारीय विलयन पूछा जाए तो 7 से अधिक होता है। समझ में आए? ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जरूर ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला है यहाँ पर खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी 2020 और 22 में पूछा गया था। यहाँ पर Na2CO3 है कि यहाँ पर NaHCO3 है कि यहाँ पर की सोडियम क्लोराइड है कि यहाँ पर NH4Cl है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो खाने का सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर NaHCO3 होता है। क्या होता है यहाँ पर? तीसरे का बी हो जाएगा, NaHCO3 होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर एंटीमनी धातु है, मतलब जो एंटीमनी है ये क्या है? ये भी एनसीईआरटी पैटर्न का है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 7 सेट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कम से कम 5 सेटों में ये हर साल पूछा जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो सारा पैटर्न होगा ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर बदल गया है। तो आप लोग जितने एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको जरूरी तैयार करके जाना। तो यहाँ पर धातु होगा कि अधातु होगा कि उपधातु है कि मिश्र धातु? जो एंटीमनी होते हैं ये उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सी धातु जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो यहाँ पर Fe है कि जिंक है कि यहाँ पर कॉपर है कि मैग्नीशियम है? जो यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी धातु है जो अम्ल से मतलब हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? यहाँ पर जो अम्ल या फिर यहाँ पर H2SO4 जो होता है ये अम्ल होता है, तो ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो कौन सा यहाँ पर? ये कॉपर हो जाएगा इसका
पांचवें का राइट आंसर कौन सा, सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होते हैं। जो ब्यूटेनोन होता है इसमें क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बॉन्ड HC, यहाँ CHO होता है कि यहाँ पर कि उसके बाद में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH होता है कि यहाँ पर बॉन्ड C डबल OH होता है। तो यहाँ पर ब्यूटेनोन क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर छठे का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पर बी, ये C डबल बॉन्ड O होता है। समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। जो एसिटिक अम्ल है इसका IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल होता है कि एथेनोइक अम्ल होता है कि मेथेनोइक अम्ल होता है कि प्रोपेनोइक अम्ल होता है। तो आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सातवें का बी वाला, एथेनोइक अम्ल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में यहाँ पर अगला है क्या है, जो यहाँ पर लिथियम है, जो लिथियम का विकर्ण संबंध दर्शाता है या फिर Li का विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये भी 2011, 12, 15, 18, 22 में पूछा गया था। सोडियम के साथ या फिर Na के साथ, कि यहाँ पर पोटेशियम के साथ, कि एल्यूमिनियम के साथ, कि मैग्नीशियम के साथ। जो Li है, जो लिथियम है, विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो किसके साथ दर्शाता है, आठवें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ यह संबंध दर्शाता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में जो बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये भी इसका राइट आंसर है, आपको असत्य बताना है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। उसके बाद में परमाणु जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये गलत इसका आंसर है, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। बाकी इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये सभी सही हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर है, ये गलत है। समझ में है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। ये आपके बायो के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के, तो आप लोग इनको भी तैयार करके जाना। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, सभी जो सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। सुपोषी पोषण कौन से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, या क्या होते हैं, सुपोषी पोषण होते हैं। तो इसके लिए सभी हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी लेते हैं, क्लोरोफिल भी लेते हैं और सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, यकृत स्रावित करता है लार को, कि जठररस को, कि पित्तरस को, कि अग्नाशय को। जो यहाँ पर यकृत होता है ये स्रावित करता है, किसको स्रावित करता है, यहाँ 11वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, पित्तरस को क्या करता है, स्रावित करता है। जो यकृत होता है ये यहाँ पर पित्तरस को स्रावित करता है। इनको आप लोग नोट जरूर करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो है, और कम समय बचा है तो आप लोग इनको जरूर ही तैयार करके जाना। जो आपने कुछ भी नहीं तैयार किया तो आपको ये क्वेश्चन 25 जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर तैयार करके जाना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, मनुष्य में जो वृक्क होते हैं एक तंत्र का भाग जो है वो संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, कि श्वसन से, कि उत्सर्जन से, कि परिवहन से। जो यहाँ पर वृक्क होते हैं ये किससे संबंधित है, ये यहाँ पर उत्सर्जन से संबंधित है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, जो परागकोश होते हैं, जो परागकोश होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाह्यदल में, कि अंडाशय में, कि अंडम में, कि परागकण में। जो यहाँ पर परागकोश होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपको बताना है। जो मालूम होना कमेंट में, जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग जो मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताना इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 13वें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, परागकण में होता है। किसमें होता है, 13वें का राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, परागकण। ठीक समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है, मनुष्य में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मनुष्य में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, की गर्भाशय, की शुक्रवाहिका, की डिंब वाहिनी, ये सभी होते हैं। इसमें मादा जनन तंत्र के ये भी भाग है, ये भी भाग है, ये भी भाग है, लेकिन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नर क्या है,
ये नर जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका। समझ में आया। उसके बाद में अगला यहाँ पर समजात अंगों का उदाहरण है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा गया है। तो हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद, ये भी सही है। हमारे दांत तथा हाथी का दांत, ये भी, ये समजात अंगों का मतलब होता है जो हमारे में होते हैं वो दूसरे में पाए जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। उसके बाद में जो आलू एवं घास ऊपर भूस्तार, ये भी होता है। उसके बाद में यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो 15वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, तो सभी हो जाएंगे। उसके बाद में अगला यहाँ पर अब आ जाए, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर होगा कि 20 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है, तो आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 10 सेंटीमीटर का दुगुना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। और जो यहाँ पर जैसे फोकस दूरी आपको बताता कि जो यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी होती कि यहाँ पर 20 होती वक्रता त्रिज्या, तब यहाँ पर जो फोकस दूरी निकल कर आती तो इसकी आधी हो जाती। यहाँ पर सूत्र होता है यफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। और यहाँ पर जब यफ 10 सेंटीमीटर दी है तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शून्य होगी कि अनंत होगी कि 25 सेंटीमीटर की -25 सेंटीमीटर। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर 17वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ये यहाँ पर अनंत होगी। समझ में आया। उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं और ये एक जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो ये 25 सेंटीमीटर होगी कि 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की अनंत पर। जो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन बनाए। तो चैनल पर नया तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। कौन सा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र है इसकी जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा कि रेटिना के पीछे की, रेटिना के आगे की, नेत्र लेंस पर। तो ये कहाँ किया जाता है, रेटिना के आगे किया जाता है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का। उसके बाद में यहाँ पर अगला है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, बैंगनी की, नीला की, काला की, सफ़ेद। ये आपको कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। बाकी इसका राइट आंसर जो आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद में 19वें का है, तो आप लोग तो कमेंट में ज़रूर बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक, चंद्रमा में से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है और बिना चीटिंग किए आप लोग बताना। तो पुतली द्वारा की, दृष्टिपटल द्वारा की, यहाँ पर पछमा भी द्वारा कि, यहाँ पर परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 20वें का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला पछमा, यहाँ पर पछमा भी द्वारा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम होता है कि ओम मीटर होता है कि ओम मीटर होता है कि यहाँ पर मीटर प्रति ओम होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देखो मात्रक कम से कम 10 तैयार कर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के पूछे जाएंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक कौन है या फिर मीटर का, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी, 3.6 × 10⁻³ होगी, 3.6 × 10⁻⁴ होगी कि यहाँ पर 3.10 यहाँ पर 10⁻5 होगी कि 3.6 × 10⁻⁶ यहाँ पर 6 होगी। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पर जो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, 3.6 × 10⁻⁶ होती है।
उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त होती है, जनित्र होता है कि गैल्वेनोमीटर होता है कि एमीटर होता है कि मोटर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जिसको हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास गेहूं तथा आम की घास, बकरी तथा मानव की बकरी, गाय तथा हाथी की मछली घास तथा बकरी। इसमें आपको बताना आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 24वां का राइट आंसर। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं, देखो घास गेहूं तथा आम, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें देखो हो सकता है घास ने, देखो ये क्या बता रहा, आहार श्रृंखला, देखो घास उगी तब बकरी ने खाई और बकरी को मानव ने खाया। बाकी यहाँ पर बकरी गाय हाथी ये तो सब सिंपल होते हैं, एक ही चीज़ खाते हैं। उसके बाद में घास मछली तथा बकरी ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की कोयला, यहाँ पर पेट्रोलियम होगा कि जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला, पेट्रोलियम। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना, और जो आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड से हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, कुछ भी पूछना है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस जो मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया था उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताना।